स्वागत है बच्चों आप सबका शिवांश स्टडी पॉइंट में। और आज मैं कराने वाला हूँ क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है मुद्रा और साख। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। जो पहला ही पॉइंट है वो वस्तु विनिमय प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं के बदले वस्तुओं के लेन देन को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी सी डेफिनेशन बताई मैंने एक लाइन में। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो इसमें जो बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, कठिनाई आती थी, समस्या आती थी, वो थी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग ही आती थी सबसे बड़ी समस्या। इसी के लिए आवश्यकताओं के दोहरा संयोग की जो समस्या, इसी को समाधान करने के लिए भी मुद्रा का आविष्कार करना पड़ा था। तो अब हम देखेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जो बच्चों में बताता हूँ आपको, जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को बेचने की इच्छा रखता है, वहीं दूसरा व्यक्ति भी उस चीज़ को खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का प्रयोग किया ना, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें जो बच्चों एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। मान लो एक व्यक्ति है कोई, वो जो है किसी अनाज किसी व्यक्ति के पास है, उसके पास गया और उसने कहा कि आप मेरे से कपड़ा ले लो और मुझे अनाज दे दो। लेकिन जो अनाज वाला व्यक्ति है उसे कपड़े नहीं चाहिए, कपड़े उसके पास हैं, उसे चाहिए जूते। तो अब क्या है, एक व्यक्ति की तो इच्छा है लेकिन दूसरे व्यक्ति की इच्छा नहीं है। इसी को आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। ठीक है बच्चों। और मुद्रा के आविष्कार के बाद इस समस्या का जो है समाधान हो गया था। अब हम देखते हैं मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग कॉपी निकाल लो और इसके साथ साथ नोट भी करते चलो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुद्रा एक माध्यम है। मुद्रा क्या है? मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी चीज़ को विनिमय द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा के बदले हम जो चीज़ खरीद सकते हैं। मुद्रा के तौर पर सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है बच्चों, सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले शुरू हुआ था मुद्रा के तौर पर। शुरू में सोने चांदी के जैसे महंगी धातु के सिक्के बनाए जाते थे। जब महंगी धातु के सिक्के बनते थे तो आप समझ सकते हो कि वो महंगे होते थे, उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती थी। ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम जो सिक्के और नोट देते हैं, इसका दूसरा पॉइंट है मुद्रा का ही। तो जब हम सिक्के जो नोट देते हैं वो लोग क्यों ले लेते हैं, मना क्यों नहीं करते? वो भी तो आखिरकार है तो कागज़ का टुकड़ा ही, और कोई कागज़ का टुकड़ा होगा तो मना कर देंगे, लेकिन उस नोट को वो क्यों ले लेते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछे तो इसका आंसर क्या देंगे? देखो चलो बच्चों मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या देना है। ठीक है। तो बच्चों जो इसका आंसर है वो ये है कि सिक्के और जो नोट हैं जो हम लोगों को देते हैं लेते हैं, वो इसलिए नहीं मना करते क्योंकि जो नोट और सिक्के हैं वो सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी सरकार ने उसे मान्यता दे रखी है। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन नोटों को जारी किया जाता है। भारत के करेंसी नोट पर आपने एक वाक्य लिखा देखा होगा, एक स्टेटमेंट लिखा होता है उस पर, जिसमें वो कहता है कि मैं खाता मतलब जो जिसको मतलब नोट वो देता है वो इस बात के वादा करता है कि जो करेंसी नोट के धारक को उस पर लिखी हुई राशि देने का वादा करता है। यानी उस पर जितना भी लिखा है, चाहे 100 रुपये लिखा है, 200 रुपये लिखा है, 500 लिखा है, 2000 लिखा है, वो उस नोट को देने का वादा करता है, यानी इतना रुपये उसे वो अदा करता है। इस वजह से जो नोट और सिक्के होते हैं इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है। तो बच्चों मैं इसको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। ठीक है, रिजर्व बैंक के कार्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। और ये चैप्टर बता दूं बच्चों आपको, काफ़ी ईजी चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका फर्स्ट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य है, फर्स्ट पॉइंट है मुद्रा जारी करना। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है? मुद्रा जो करेंसी है, जो नोट है, पैसे हैं, उनको क्या करती है? वह जारी करती है। ठीक है बच्चों। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे बच्चों,
तो बच्चों इसमें दूसरा पॉइंट है बैंक एवं स्वयं सहायता समूह, जो आपकी कमेटी वमेटी भी आपने देखे होंगे अपने आसपास के इलाकों में जहाँ पर आप रहते होंगे। तो जो स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली पर नज़र रखना इसका काम है। बैंकों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखते हैं कि बैंक कैसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ब्याज की दरों का निर्धारण करें। ये जो इंटरेस्ट रेट है ना बच्चों, उसका क्या करते हैं, ये निर्धारण करते हैं, इंटरेस्ट रेट का निर्धारण करते हैं बच्चों। जी हाँ, ये तीसरा पॉइंट भी है। चौथा पॉइंट मौद्रिक जो नीतियाँ हैं उसकी समीक्षा करना, यानी जो करेंसी से जुड़ी पॉलिसीज़ हैं उसका ये क्या करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ रहा है ना? अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। इसका पांचवा पॉइंट है बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन करना। मतलब जो बैंक है उनकी जो कुछ राशि जो मतलब नगद रखते हैं उसको क्या करती है, उसका भी देख रेख करती है, उसका भी मतलब एक तरीके से कह सकते हो अपनी जानकारी में रखती है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पेपर में आता है। आप लोग कह रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में आए तो 3 पॉइंट, 5 मार्क्स में आ जाए तो बच्चों 5 पॉइंट लिखना, और 5 पॉइंट लिख के आ जाना। मैं आपको वादा करता हूँ बच्चों कि आपको 5 नंबर ज़रूर मिलेंगे। 5 मार्क्स का फुल मार्क्स आप गेन करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ लर्न करो और इस क्वेश्चन को उससे मेरे साथ साथ नोट भी करते हुए चलो कॉपी में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि अगला टॉपिक भी इसी से जुड़ा हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मुद्रा के आधुनिक रूप। इसके बारे में हम जानेंगे। तो मुद्रा के आधुनिक रूप क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है कागज़ के नोट, जो कि आप सबने देखे होंगे। सेकंड पॉइंट है सिक्के। थर्ड पॉइंट है मोबाइल एवं नेट बैंकिंग। फोर्थ पॉइंट है चेक। फिफ्थ पॉइंट है यूपीआई। एंड सिक्स्थ पॉइंट है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसे क्रेडिट कार्ड से भी आप लोग पैसे निकालते हो ना, एटीएम कार्ड से आप जाते हो, एटीएम मशीन में कार्ड को डाला और पैसे निकाला ना, तो इस आधुनिक रूप में सब किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अगला बढ़ते हैं मुद्रा के प्रयोग की तरफ। मुद्रा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। पहला, मुद्रा का प्रयोग एक प्रकार की चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए। मुद्रा का प्रयोग पता, सबको पता है कि मुद्रा का प्रयोग बच्चों चीज़ें खरीदने और चीज़ों को बेचने के लिए किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट था हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है देखते हैं। दूसरा पॉइंट है मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि वकील से आपको कोई सलाह लेनी है तो वकील की कुछ फ़ीस होती है। डॉक्टर से आपको कुछ सलाह लेनी है तो डॉक्टर्स की भी कुछ फ़ीस होती है। यानी अगर आपको वकील से कोई परामर्श लेना है या डॉक्टर से कोई सलाह लेनी है तो इसके लिए आपको फ़ीस चुकानी पड़ती है ना। जैसे डॉक्टर्स के पास आप गए, कोई डिस्क्रिप्शन लिखवाने, कोई पर्ची लिखवाने गए, तो अब वो बच्चों फ्री में तो लिख के आपको देगा नहीं ना, तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होगी, पैसे चुकाने होंगे। चाहे आप मुद्रा के आधुनिक रूप प्रयोग करो, चाहे नेट बैंकिंग थ्रू करो, चाहे आप उसको कैश दो, जैसे मर्जी आप दो, लेकिन बिना पैसे के तो कुछ संभव ही नहीं है ना। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सेम यही पॉइंट है इसमें कि वकील से चाहे आपको कोई विचार करना हो या फिर डॉक्टर से, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, उनकी जो फ़ीस है उसको आपको अदा करना पड़ेगा। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, मतलब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट जो है ना हमारा, वो है कि इसी प्रकार में मुद्रा से सेवाओं का भी लेन देन कर सकता है। मुद्रा से भुगतान करने में बड़ी आसानी रहती है, ठीक है। मुद्रा से अगर आप भुगतान करोगे तो बहुत आसानी रहती है। फोर्थ पॉइंट है लोग बैंकों में अतिरिक्त नगद अपने नाम से खाता खुलवाकर जमा कर देते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, बैंकों में जमा कर देते हैं। तो बच्चों जो खातों में जमा धन की मांग के जरिए निकाला जा सकता है, जिसे मांग जमा कहा जाता है। तो चौथा पॉइंट समझ में आ गया ना बच्चों आपको? उम्मीद करता हूँ कि वो समझ में आ रहा होगा लोगों को, आप लोगों को। तो लोग जो है बैंकों में अतिरिक्त नगद अपने नाम से खाता खुलवाकर जमा कर देते हैं। खातों में जमा धन की मांग जरिए निकाला जा सकता है, जिसे जमा मांग कहा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखेंगे मुद्रा के लाभ, ये हमारा अगला टॉपिक है।
तो फर्स्ट पॉइंट है, यह आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से छुटकारा दिलाती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया बच्चों कि ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का समाधान करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया था, तो ये उससे छुटकारा दिलाती है। दूसरा, यह कम जगह लेती है। दूसरा, यह जगह कम लेती है और इन्हें कहीं भी आसानी से ले ले जाना मतलब थोड़ा आसान होता है, आसानी से आप कहीं भी इन्हें ले जा सकते हो। तो अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं अब। तीसरा पॉइंट है, मुद्रा को आसानी से कहीं भी विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कहीं भी आराम से दे सकते हो, ऐसा नहीं कि दिन में नहीं दे सकते, रात में दे ही सकते या फिर रात में नहीं दे सकते, दिन में, सब कोई सिस्टम नहीं, कहीं भी आसानी से दे। चौथा पॉइंट है, आधुनिक युग में ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिनकी वजह से अब करेंसी नोट को भौतिक रूप से ढोने की जरूरत नहीं होती। यानी आप नेट बैंकिंग जो आधुनिक रूप बताया ना, वही नेट बैंकिंग के थ्रू आपको नोटों को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों। आप अपने नेट बैंकिंग थ्रू जो पैसे हैं उसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा जो मुद्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो सब कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, साख। जो साख है इसकी तरफ हम चल रहे हैं। साख क्या है ये देखते हैं और ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। साख एक ऐसा समझौता होता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उनका भुगतान कर देगा। तो इसी का साख कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर दोस्तों कहूँ मैं साख क्या होता है, तो साख जो है ना, वो जो है यूँ कह सकते हो आपकी उधार, जो हम उधार लेते हैं ना एक दूसरे से, उसी को हम साख कहते हैं, वही साख है। और साख कुछ है नहीं, बस इसकी डेफिनेशन है कि मतलब ऋणदाता जो है, ऋणदाता जो उधारकर्ता को इस श्वसन पर देता है कि वो भविष्य में भुगतान कर देगा, इस विश्वास पर उसको वो पैसे देता है, इसी को हम साख कहते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। आपकी एनसीईआरटी में जो बच्चों आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें 2 कहानी दी हुई है, 2 स्टोरीज़ हैं। अब उन स्टोरीज़ को मैं एक एक करके पढ़ता हूँ और उससे जो कंक्लूज़न निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है, वो आपको बताता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। और इस स्टोरी को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली स्टोरी आपके स्क्रीन पर आ गई है, स्वप्ना की है। एक वो क्या है, किसान है स्वप्ना, उसकी स्टोरी आ गई है आपकी स्क्रीन पर। वो क्या है, साख ऋण जाल के रूप में देखेंगे, मतलब साख कैसे ऋण जाल बन जाता है लोगों के लिए। एक किसान स्वप्ना जो है, कृषि के खर्च का वाहन करने के लिए किसी साहूकार से क्या करती है, उधार लेती है। लेकिन दुर्भाग्य से फसल कीड़ों या किसी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। तो इसमें क्या कंक्लूज़न निकल रहा है बच्चों? कंक्लूजन इसमें यही निकल रहा है कि उसने जो स्वप्ना किसान थी, उसने सोचा होगा मैं ऋण ले लेती हूँ। वो ऋण ले करके कुछ बीज लाई, उसने बोए, लेकिन वो मतलब बर्बाद हो गया और वो ऋण जाल में फंस गई। इसी को साख ऋण जाल के रूप में हम कहते हैं। अब इसके तो हमने नेगेटिव पॉइंट देख लिया, अब इसके पॉजिटिव पॉइंट पर हम बात करेंगे। जो हमारी दूसरी स्टोरी आपकी बुक में दी गई, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे और उसके कंक्लूज़न के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। और आप बताना कि आपको इन दोनों स्टोरी में से कौन सी स्टोरी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। साख संपत्ति के रूप में। त्योहार के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है। अब इसमें एक सलीम है जो जूता निर्माता है, उसको जूता निर्माण करने के लिए 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में ऑर्डर मिलता है। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले आता है और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसके बाद में वह भुगतान करने का आश्वासन देता है। उसके बाद वह व्यापारी से कुछ उधार लेता है, मतलब एडवांस पैसे वह व्यापारी से क्या करता है, कुछ एडवांस पैसे ले लेता है। महीने के अंत में वह आदेश पूरा कर पाता है, अच्छा लाभ कमाता है और उसने जो
भी पैसे उधार लिए थे उसका क्या करता है, भुगतान कर देता है, जो वो लाभ कमाता है उससे। तो आपको दूसरी कहानी में क्या देखने को मिला, दूसरी कहानी में आपको क्या समझ में आया बच्चों? देखो इसमें क्या है, सिंपल सी बात बता देता हूँ, स्टोरी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको चैप्टर को समझना चाहिए, चैप्टर को कनेक्ट करना चाहिए। जब तक आप चैप्टर को समझोगे नहीं अच्छे से, तब तक आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे, तब तक आप पेपर में अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो सलीम है ना, सलीम ने क्या किया, एक ऑर्डर लिया, लंबा ऑर्डर पकड़ लिया सलीम ने। तो क्या हुआ, जब बच्चे उसने लंबा ऑर्डर पकड़ लिया तो क्या हुआ बच्चों, उसने अपना दिमाग लगाया और कुछ एडवांस पैसे ले लिए, और उसके बाद एडवांस पैसे लेने के बाद कुछ मज़दूर ले आया, और जो माल लेते हैं ना, उसने उस माल को क्या किया, उधार ले लिया, उधार ले लिया। तो इससे क्या हुआ, उसका दोनों काम हो गया, उसने बाद में क्या हुआ, पेमेंट भी कर दी, और क्या हुआ, मुनाफा प्रॉफिट भी कमा लिया, ठीक है। वहीं आप किसान वाले मतलब मामले में देखोगे तो उसमें क्या हुआ, उसमें फसल उसकी बर्बाद हो जाने की वजह से वो जो है कमाई नहीं कर सकी, और वो जो है उसके लिए वो नेगेटिव साबित हुआ, और सलीम के लिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव साबित हुआ। तो अब आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा कि साख संपत्ति के रूप में कैसे कार्य करता है, और साख ऋण जाल के रूप में कैसे कार्य करता है, ठीक है। अभी तक बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और जो 1 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो समर्थक ऋणदार है। समर्थक ऋणदार के बारे में भी हम देखेंगे कि समर्थक ऋणदार होता क्या है और समर्थक ऋणदार किसे कहते हैं। उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणदार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सके। ये परिसंपत्तियों की मांग करता है, ये परिसंपत्तियों की जो मतलब मांग करता है जिन्हें बेचकर वह क्या करे, अपनी जो ऋण है उसकी वसूली कर सके। ये परिसंपत्तियाँ ही क्या करती है, समर्थक ऋणदार कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं क्या क्या होती है। कृषि भूमि, कृषि की जो भूमि है वो समर्थक ऋणदार का कार्य करती है। मकान, घर, जेवर, ये सब क्या है, समर्थक ऋणदार के उदाहरण हैं। मतलब भाई आपने किसी से उधार लिया तो आपको कुछ ऐसी संपत्तियां देनी पड़ेंगी कि जो उसको बेच करके वो अपना जो मतलब आपको पैसे दिए हैं वो क्या करे, वह ले ले, उससे वसूली कर सके, तो उसका तो पैसा डूब जाएगा ना। तो यही होता है। तो ऋण जाल के बारे में हमने समझ लिया। तो अभी तक इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं इस वीडियो में, और अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इससे भी 1 नंबर के में बहुत आता है। इसके बाद बच्चों हम अपना अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम। चौथे चैप्टर की वीडियो भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। उसके बारे में उसके उसके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो सब मैं आपको बताऊंगा और वो सब मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र में शाख, औपचारिक क्षेत्र में शाख कैसे काम करता है। मतलब जो आप को औपचारिक क्षेत्र से शाख लेना चाहिए, उधार लेना चाहिए, या फिर अनौपचारिक से लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है, भारत में औपचारिक क्षेत्र से शाख बैंक और सहकारी समितियों के से लिए गए कर्ज औपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाते हैं। जो आप बैंक से लेते हो, सहकारी समिति जैसे आपके आसपास भी कमेटी वगैरह होती है ना, इन्हें सहकारी समितियाँ कहते हैं। इनसे जो हम ऋण लेते हैं ना, कर्ज लेते हैं ना, उसी को औपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें ना हमेशा औपचारिक से ही लेना चाहिए, क्योंकि जो अनौपचारिक है उसमें हमारा शोषण होता है। अभी अनौपचारिक के मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लेना चाहिए, उसमें उसमें हमारा शोषण ज़्यादा होता है। इससे इससे हमें लेना चाहिए कि उसमें हमारा शोषण नहीं होता। लेकिन इसमें लोग क्यों नहीं लेते, इसमें लोग इसीलिए नहीं लेते क्योंकि इसमें कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है। आपको समर्थक ऋणदार देना पड़ता है, जो मैंने अभी इससे पहले टॉपिक पढ़ा है ना समर्थक ऋणदार, वो आपको देना पड़ता है। क्योंकि बैंक से आपने अगर ऋण लिया तो बैंक तो हर किसी को जानता नहीं है ना, तो बैंक आपको कहाँ ढूंढता फिरेगा। इसलिए क्या होता है, समर्थक ऋणदार की जो है औपचारिक क्षेत्र में मांग होती है, अनौपचारिक क्षेत्र में इसकी मांग नहीं होती। तो इसी कारण आपका शोषण होता है। और आपको भी ये बात पता होगी
जो रास्ता कठिन रहता है ना वो रास्ता आसान होता है, और जो रास्ता आसान होता है ना वो क्या होता है, बहुत खराब होता है। ये बात भी आपको पता होगी। और अब आगे देखते हैं बच्चों हम अपना अनौपचारिक जो क्षेत्र है उसमें शाख। तो पहला पॉइंट है साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि से जो आप ऋण लेते हो ना, इसी को अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। इन लोगों से जो ऋण लेते हो, अगर आपने किसी व्यापारी से ले लिया, किसी साहूकार से ले लिया, तो वो अपना मनचाहा उस पर क्या लगाएगा, ब्याज दर लगाएगा और आपको बार बार परेशान करता रहेगा ना। दूसरा पॉइंट इसमें है, इसका जो मतलब नुकसान है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं, तो इसमें कोई भी संस्था का उनके ऊपर दबाव नहीं, तो अपने मर्जी ढंग से काम करते हैं। इसी वजह से जो है इसमें थोड़ी सी हमें इस जो अनौपचारिक क्षेत्र से दूरी बनानी चाहिए और औपचारिक क्षेत्र से हमें ऋण लेना चाहिए। ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती ना इसमें, ये बात मैंने अभी भी बताया आपको। तीसरा पॉइंट है ऋणदाता ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं, मतलब ऐच्छिक मतलब अपने मर्जी से वो क्या करते हैं, दर लगाते हैं, इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, ब्याज दर लगाते हैं, उस पर जो है वो ऋण आपको उपलब्ध कराते हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। और इसका लास्ट पॉइंट है नाजायज़ तरीके से अपना ऋण वापस लेते हैं। आपसे नाजायज़ तरीके से अपना ऋण वापस लेते हैं और आपको परेशान करते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चों मैं जल्द से जल्द इसका चौथा चैप्टर भी लेकर के आऊँगा।